हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एकेडमी 24/7 के इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर, मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के आ गया हूँ जॉब नोटिफिकेशन का ये वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है जॉब नोटिफिकेशन का वीडियो। क्या है जॉब अपडेट, क्या है और कौन सी वैकेंसी है, तो आप सामने देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ की ये भर्ती है। जी हाँ, अभी कुछ दिन पहले आपकी विधान परिषद में आपकी भर्ती निकली थी, जिसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाए और मैंने अनुसेवक जो आपका एक पद था उसकी तैयारी भी कराई और बहुत से लोग मेरी तैयारी से संतुष्ट रहे। चलिए, तो वो उस तैयारी की बात थी, उसका एग्ज़ाम भी हो चुका है और कुछ दिन में आपका रिजल्ट भी आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय वैकेंसी के बारे में। एक एक चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम साथ में ये भी देखेंगे कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। जी हाँ, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और मैं आपको इमेज के थ्रू दिखाऊंगा भी कि आप फॉर्म को कैसे भरेंगे। चलिए, सभी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं शुरू से आखिर तक इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है, आपके लिए नॉलेजेबल है, कुछ उसका आपको फायदा मिलता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में आपको जान लेनी है। तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट है, यानी कि आप कब से आवेदन कर सकते हैं, तो वो डेट है 8/12/2020। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि क्या है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरना आप कब से बंद हो जाएगा, तो 7/1/2021, यानी कि आपको पूरे एक महीने का समय मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो फटाफट से आप फॉर्म भर देना है। आपको लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है, क्योंकि बाद में सर्वर एरर आती है और बहुत सी दिक्कत होती है। क्योंकि मेरे पास लगातार कमेंट आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आपकी जो फीस जमा करने की डेट है वो भी 7/1/2021 है। और जो आपका फाइनल सबमिट करने की डेट है, यानी कि आवेदन आप फाइनल रूप से कब सबमिट कर सकते हैं, तो वो भी 7/1/2021 है। तो ये तो बात हो गई आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कि किस पद के लिए आप कितने फॉर्म। देखिए, आपकी वैकेंसीज टोटल 10 हैं, यानी कि 10 पद हैं विभिन्न विभिन्न इस वैकेंसीज में। तो आप अगर सभी पद के लिए, या फिर यूं कहें कि अगर आप एक से ज़्यादा पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको हर एक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा, आपको भरना होगा, सबमिट करना होगा। अब नेक्स्ट बात आती है कि फीस एक से ही काम चल जाएगा? नहीं, आपको सभी के लिए अलग अलग फीस पे करनी होगी। यहाँ पर लिखा है पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है, इसलिए सोच समझ कर भरें, क्योंकि फीस काफ़ी ज़्यादा है। एक तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फीस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए सोच समझ कर भरें। आप कितने पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप कितने पदों के लिए अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं, इस बात को दिमाग में रख कर भरें। ये मत सोचें कि इस पद में नहीं तो उस पद में, इस पद में नहीं तो उस पद में, ऐसे किसी न किसी सिलेक्शन में हो ही जाएगा। नहीं, अगर आपके पास पैसे हैं, आपका बजट अच्छा है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो बिल्कुल से कर दीजिए। ठीक है, बस याद रखें आपको हर पोस्ट के लिए अलग अप्लाई करना होगा और अलग फीस पे करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या पॉइंट आपको याद रखना है। जो आपकी मुख्य परीक्षा होगी, यहाँ पर लिखा है प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र जमा करना होगा और अलग से परीक्षा शुल्क भी देनी होगी। ये जो आप लास्ट वैकेंसी निकली थी आपकी विधान परिषद सचिवालय की, जिसका एग्जाम हो चुका, मैंने जिसका ऊपर थोड़ा सा बताया भी, तो उसमें बहुत से लोगों का सवाल था कि सर क्या मेंस के लिए अलग से फीस पे करनी होगी। तो मैंने काफ़ी बताया भी था कि मेंस के लिए भी आपको फीस पे करनी पड़ सकती है। तो इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन में कि आयोग ने क्लियर कर दिया कि आपका जो मेंस का परीक्षा होगी उसके लिए आपको अप्लाई करना होगा अलग से, और अलग से भी फीस पे करनी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी दो बातें और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। तीसरी बात क्या क्लियर होती है कि अगर आप लास्ट ईयर में हैं, मान लीजिए आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं, अपीयरिंग है यानी, है ना, तो आप परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन आप पात्र हैं, आप योग्य हैं, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक, यानी कि जब आपका प्री का एग्जाम होगा उससे पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तीन बातें क्लियर हो गई। आई होप आप सभी को डाउट क्लियर हो रहे होंगे। नहीं क्लियर हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप कमेंट करिए या फिर आप सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप हमें मैसेज करिए, किसी भी चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपको फीस कैसे पे करनी है। आपको फीस ऑनलाइन पे करनी है, बैंक है ना, ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है, इस बात का याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों के बारे में देखते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे कोई फॉर्म भरने में गलती हो जाती है, कोई गलती होगी, तो आप क्या करेंगे।
आपको फीस वापस नहीं की जाएगी। ठीक है, मान लीजिए आप उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा आपको, यानी कि आपको फिर से पुनः अप्लाई करना होगा। इस बात को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये दिमाग में बात आएगी कि सर करेक्शन डेट कब आएगी। तो फॉर्म में ही नोटिफिकेशन में मैं आगे दिखाऊंगा, आपको दे रखा है कि अगर आपने गलती कर दी फॉर्म भरने में तो आपको करेक्शन की कोई डेट नहीं दी जाएगी, आपको फिर से अप्लाई करना होगा और फिर से फीस पे करनी होगी। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि फिर से फीस पे करनी होगी। तो बिल्कुल ध्यान से सावधानी पूर्वक फॉर्म को भरें, क्योंकि फीस इसकी काफ़ी ज़्यादा है। आपको फिर से अगर अप्लाई करते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए फॉर्म को ध्यान से भरें। ठीक है ना, उसमें एरर को सही करने के लिए या फिर यूँ कहें कि रिकरेक्ट करने के लिए आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आप फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा देता हूं कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे। चलिए देखते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहली बात कि आपको ऑनलाइन अप्लाई ही करना है। ठीक है, आप जैसे ही आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको सीधे ये डैशबोर्ड देखेगा। यहाँ पर विज्ञापन, दिशा निर्देश, ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्टेप 1। यहाँ से आपको क्लिक करके अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे करेंगे चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, आपको सभी जो भी डिटेल्स मांगी गई हैं आप फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये सब आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये सभी आपकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। ऐसी विंडो हो जाएगी। ठीक है, आपने कर लिया, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड भी मिल गया। यहाँ पर लिखा है जो आपको सेकंड स्टेज करनी है वो क्या करनी है कि परीक्षा शुल्क भुगतान से पूर्व आपको दिए गए यूज़र आईडी और लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा। जी हाँ, यानी कि जो आपकी आईडी और लॉगिन होगी वो आपकी कहाँ पर जाएगी, आपको ईमेल पर मिल जाएगी। वहाँ पर जा करके आपको उससे लॉगिन कर लेना है और सीधे आप कहाँ फिर से वेबसाइट के डैशबोर्ड में जाएंगे और वहाँ पर फीस पे का, परीक्षा शुल्क जमा करने का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है और आपको फीस पे करनी है। ऑनलाइन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, रुपे कार्ड, जिससे आप जमा करना चाहें आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस गेटवे में आ जाएंगे। गेटवे में आने के बाद आप फीस देखिए, यहाँ पर अमाउंट कितना है 950। इसलिए मैं बार बार अपनी बातों में कह रहा हूँ कि गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, आप फीस पे कर देंगे, यहाँ से ओटीपी डाल देंगे, ओटीपी डालने के बाद प्रोसीड कर देंगे और बाद में क्या होगा, आपको एक रसीद जनरेट हो जाएगी। परीक्षा शुल्क रसीद की प्रति एवं बैंक ट्रांजैक्शन आईडी अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। भविष्य में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय या फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो आपको पेश करना होगा, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थर्ड स्टेज क्या आ जाता है, बस अब फीस पे करने के बाद जो भी बाकी डिटेल रह जाती है, जैसे कि फोटो है, साइन है, आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक कर देना और अपना अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर देना है। ठीक है, अगर आप परीक्षा शुल्क के बाद ही रुक जाते हैं तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, आप परीक्षा के लिए योग्य नहीं होंगे। इसलिए फॉर्म को फाइनल सबमिट जरूर से करें। ठीक है, अगर छोड़ भी देते हैं तो भी आपको फीस आपकी वापस नहीं होगी अगर आपने एक बार फीस पे कर दी। ठीक है ना, तो इस बात का जरूर से याद रखें। अब देखते हैं आपको कितना पे करना होगा आखिरकार इस परीक्षा के लिए। तो यहाँ से एक पॉइंट फिर से लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा हेतु प्रत्यक्ष शुल्क देय होगा। याद रखें, अलग अलग से आपको फीस पे करनी होगी। चलिए देखते हैं आपको कितनी फीस पे करनी है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 950 रुपये, 950 रुपये आपको देना है। एससी और एसटी के लिए 850, दिव्यांगजनों के लिए कोई परीक्षा शुल्क नहीं, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क रुपये 50 देना होगा। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित क्रमांक 1 से 5 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार, यानी कि जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका इस कैटेगरी में जिसमें भी आता है वो इसी को अकॉर्डिंग अपनी फीस पे करेंगे। ठीक है ना, इस बात को याद रखना है। और महिला और भूतपूर्व सैनिक तदेव इसी की तरह ही उनको भी फीस पे करनी होगी, याद रखना है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो सवाल करते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और कमेंट भी आप करते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। और क्या करेंगे, सब्सक्राइब तो करना है, बिल्कुल से सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। अगर आपको डिबार किया गया, किसी परीक्षा से रोका गया है ना, कोई आपने गलती की और आपको डिबार कर दिया जाता है और वो आपकी सीमा पूरी नहीं हुई है तो आप परीक्षा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपको पता होगा
बिल्कुल से ठीक है। यहाँ पर देखिए वही है, प्रस्तुत किए गए आवेदन में संशोधन प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत यदि किसी अभ्यर्थी को आवेदन में किसी त्रुटि का ज्ञान होता है और अभ्यर्थी पूर्व प्रस्तुत में कोई संशोधन करना चाहता है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक द्वितीय आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है, किंतु पूर्व आवेदन के समय भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में ना तो वापस किया जाएगा और ना ही द्वितीय आवेदन में उसका समायोजन होगा। अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में अंतिम आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा तथा पूर्व में प्रस्तुत सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे या फिर कर दिए जाएंगे। जो मैंने बात कही यहाँ पर आ गई, क्लियर हो गया एक पॉइंट। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्या करना है आपको। मैंने पहले ही बता दिया, आपको ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है इस एग्ज़ाम के लिए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कुछ आपको ज़्यादा जरूरी है जो जानने चाहिए कि प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या के 15 गुने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किए जाएंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है सर मेंस के लिए कितने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो रिक्तियाँ हैं रिक्तियाँ हैं तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि प्रारंभिक परीक्षा में रिक्तियों की संख्या 15 गुने अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। आपको मिल गया अपना जवाब, ठीक है। आपको अब एक नेक्स्ट आएगा कि सर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो आपका एग्जाम ऑफलाइन होगा क्योंकि यहाँ पर ये 2 पॉइंट सीधे सीधे तौर पर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? अभ्यर्थी OMR किस में भरते हैं आप? ऑफलाइन में भरते हैं। उत्तरक पद को भरने में केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, है ना। पेन भी कहाँ चलाएंगे? ऐसा तो नहीं आप कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलाएंगे वहाँ पर भरेंगे। ऑफलाइन होगा तभी तो आप पेन का यूज़ करेंगे। पेंसिल अथवा किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि नहीं करना है, काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। त्रुटियाँ आपको गलती नहीं करनी है OMR को भरते समय, ठीक है। अच्छी तरीके से आपको OMR को फिल करना है। चलिए न्यूनतम यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया भी दी गई है, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और जानकारियाँ जो आपको जानना चाहिए। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, कोई चीज़ आपके मन में अटक रही है, समझ नहीं आ रही है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर की साइज़ दी गई हुई है, किस साइज की आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर रिक्त पदों का विवरण देखते हैं, यानी कि रिक्तियों का, वैकेंसीज का विवरण देखते हैं। पहले ही मैंने बता दिया आप 10 पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से पद हैं, किसमें कितनी वैकेंसीज हैं, देखते हैं। पहला आता है संपादक। टोटल कितनी वैकेंसीज है? 1, और वो भी किसके लिए है? अनारक्षित कैंडिडेट के लिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, बाकी किसी कैटेगरी में कोई वैकेंसी नहीं है। दूसरा आता है प्रतिवेदक। दूसरा किसका नंबर आता है? प्रतिवेदक का। उसमें कितनी है? टोटल 4 वैकेंसीज हैं। अनारक्षित के लिए 3 और 1 OBC के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है समीक्षा अधिकारी, ठीक है। रिव्यू ऑफिसर। टोटल 13 पद हैं। कितने? टोटल 13 पद हैं। 7 अनारक्षित के लिए, 3 OBC के लिए और 2 SC के लिए। ST और ST के लिए कोई नहीं है और EWS के लिए 1 पद है। अपर निजी सचिव टोटल 2 पद हैं, वो भी अनारक्षित अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ही हैं दोनों पद, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी, सबसे ज़्यादा पद इसी में है, ARO, ठीक है। टोटल पद 53, अनारक्षित के लिए 22, OBC के लिए 14 SC के लिए 11, ST के लिए 1 और EWS के लिए 5। नेक्स्ट आता है व्यवस्थापक, 1 पद है और वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। शोध एवं सहायक संदर्भ, वो भी 1 पद है और वो भी अनारक्षित के लिए। नेक्स्ट सूचीकार में भी 1 पद है और वो भी एक अनारक्षित के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पुरुष सुरक्षा सहायक पुरुष, टोटल 10 पद हैं। 5 अनारक्षित के लिए, 2 OBC के लिए, 2 SC के लिए, ST के लिए कोई पद नहीं और 1 पद EWS के लिए। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सुरक्षा सहायक महिला, 1 पद है और वो भी किसके लिए है? आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। टोटल वैकेंसी कितनी है? 87 और अनरिजर्व्ड के लिए 44, OBC के लिए 20, SC के लिए 15, ST के लिए 1 और EWS के लिए 7। तो आई होप आपको वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया होगा। कोई डाउट आई होप नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर कि रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, आयोग पर आपका डिपेंड करता है। चल आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। यहाँ पर वैवाहिक स्थिति भी दी है जो हर एग्जाम में अप्लाई होती है, वो भी इस एग्जाम में आपके अप्लाई होगी। हालांकि मैं पढ़ को आपको बता देता हूँ कि ऐसी विवाहित पुरुष अभ्यर्थी जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां हों तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही पत्नी हो,
पात्र नहीं होंगे जब तक कि महामहिम श्री राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान ना कर दी हो। इस बात को दिमाग में रखें, तभी अप्लाई करें। चलिए अब ले लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक एक पद के लिए आराम से बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सिलेबस का वीडियो है, मैं यहाँ पर सिलेबस का आपको ओवरव्यू दूंगा, और जब आप कमेंट करेंगे या फिर मैं आपके लिए सिलेबस के लिए एक डिटेल से वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको बोरियत भी लगने लगेगी, ठीक है। तो मैं सिलेबस का वीडियो अलग से लेकर के आऊँगा। चलिए संपादक देखते हैं। शैक्षिक अर्हता, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि, ठीक है। और क्या है, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इस पद के लिए। संपादन कार्य, अनुवाद कार्य, लेखन, संक्षिप्तकरण कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा ऐसे अनुभव के साथ विधानमंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा की हो, वो वही इसी पद के लिए अप्लाई कर सकता है। दूसरा पद आ जाता है आपका प्रतिवेदक का। प्रतिवेदक क्या है, इसमें क्या क्या जरूरी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है तथा हिंदी आशुलिप में 140 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी आशुलिप में 120 शब्द प्रति मिनट की गति तथा उक्त पदों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होने के साथ साथ CBSE ICSE बोर्ड अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी भी प्राप्त होंगे। तो यानी कि आशुलिप की अगर आपकी टाइपिंग आती है, आपको 140 शब्द प्रति मिनट और 120 शब्द प्रति मिनट, तो आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है RO समीक्षा अधिकारी। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि द्वारा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। नेक्स्ट आते हैं अपर निजी सचिव। इसके लिए क्या अर्हता होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता। हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। निम्नानुसार कंप्यूटर ज्ञान होना आवश्यक है। नाइलेट, जिसको पूर्व में DOEACC डोएक सोसाइटी द्वारा संचालित कंप्यूटर में सर्टिफिकेट को CCC के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अथवा उसके समकक्ष अर्हता, यानी कि CCC का आपके पास डिप्लोमा भी होना चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। चलिए आगे देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। CCC के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो वीडियो ऑलरेडी से अवेलेबल है चैनल में, ठीक है ना। तो आप उसको जा करके देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए, ठीक है। सहायक समीक्षा अधिकारी, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा O लेवल का इसमें प्रमाण पत्र चाहिए आपको, O लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता। कंप्यूटर में हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट, यानी कि 25 शब्द प्रति मिनट की आपको स्पीड चाहिए, वो भी हिंदी टाइपिंग की, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन O लेवल का डिप्लोमा आपके पास जरूर से होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों का अधिमान दिया जाएगा, यानी कि जिसको इंग्लिश की टाइपिंग आती है उसको भी वरीयता दी जाएगी। O लेवल का प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष अर्हता निर्धारित करना अनिवार्य है। इस संबंध में O लेवल की समकक्षता के संबंध में निम्न उपाधियों का मान्यता प्राप्त दी गई, यानी कि O लेवल के समकक्ष ये निम्न कुछ उपाधियां दी गई हैं। अगर ये डिप्लोमा या डिग्री है आपके पास तो आप अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा, मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्था अथवा विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्थात ग्रेजुएशन अथवा उच्च श्रेणी में उच्च डिग्री में पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लिया गया हो, ठीक है। ये सभी अगर आपके पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है छठवां व्यवस्थापक। व्यवस्थापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से एक विषय के रूप में हाउसकीपिंग तथा होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग टेक्नोलॉजी में स्नातक की उपाधि। नेक्स्ट आता है शोध एवं संदर्भ सहायक। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से साहित्य अथवा किसी सामाजिक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हो एवं किसी शोध पुस्तकालय अथवा विधानमंडल पुस्तकालय में उत्तरदायी पद पर कम से कम 3 वर्ष शोध कार्य अथवा सेवा का अनुभव हो, ठीक है, यानी कि एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। सूचीकार, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि तथा पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा, यानी कि डिग्री के साथ साथ आपका डिप्लोमा भी मांगा गया है। दिमाग में इस बात को रखें जरूर से, माइंड में, ठीक है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट आता है सुरक्षा सहायक पुरुष।
इसके लिए क्या क्या होनी चाहिए योग्यता? मान्यता प्राप्त या फिर माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश से इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक मापदंड क्या होने चाहिए? 1.68 मीटर ऊंचाई, 59 केजी वेट, सीना 86 सेंटीमीटर और फुलाकर 91 सेंटीमीटर। ऐसे व्यक्ति को अधिमानदेय प्रदान किया जाएगा जिनके पास सेना, नौसेना, वायुसेना, पुलिस, प्रांतीय सशस्त्र पुलिस यानी कि पीएसी, प्रांतीय रक्षक दल और राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी अथवा होम गार्ड्स का अनुभव हो। नेक्स्ट, ठीक है, ये पुरुष की बात हो गई। महिला की बात करते हैं, इनके लिए भी इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा पास होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड, ऊंचाई मैदानी क्षेत्र के लिए 1.52 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए 1.47 मीटर, वजन 45 से 55 किलो। और वही सेम चीज़ उन्हीं को वार्ता दी जाएगी, सेना, पुलिस सेना, इस तरीके से जो भी हैं ऊपर मैंने पॉइंट आपको बता दिए। तो यहाँ पर बात हो गई आपकी सभी जरूरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अब आ जाता है आपका वेतन। जी हाँ, बहुत से लोगों का ये भी टॉपिक पॉइंट कमेंट होता है कि सर वेतन कितने मिलेगा आखिरकार। तो देख लीजिए यहाँ पर सभी पदों का वेतन डिटेल से दिया गया है। किस पद के लिए क्या वेतन रहेगा आपको डिटेल से यहाँ पर दिया गया, आसानी से आप देख सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, आपको विशेषता दी जाएगी, आपको अलग से वरीयता दी जाएगी अगर आपके पास ये 3 चीज़ें हैं। प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का बी लेवल का आपका पास प्रमाण पत्र, या फिर किसी खेल में राज्य का प्रतिनिधित्व आपने किया हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी महिला व्यक्ति को परीक्षण के आधार पर 12 सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाए जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाएगा। प्रसूति के दिनांक से 6 सप्ताह पश्चात स्वास्थ्यता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, यानी आप प्रेग्नेंट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं एज क्राइटेरिया। जी हाँ भैया, अरे फॉर्म आपने देख लिया, वैकेंसी देख ली, आप अप्लाई कब से कर सकते हैं? आपकी एज क्या होनी चाहिए भैया, ये सबसे बड़ा आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या है। 1/7/2020 से आपकी एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। ठीक है, एज देखते हैं क्या होनी चाहिए। एज संपादक न्यूनतम 30 अधिकतम 40, प्रतिवेदक न्यूनतम 22 अधिकतम 40, यानी अधिकतम देखिए सबके लिए 40 ही है। मिनिमम की बात कर लेते हैं। समीक्षा अधिकारी 21, अपर निजी सचिव 21, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी 21, व्यवस्थापक 21, शोध एवं संदर्भ सहायक 21, सूचीकार 21, सुरक्षा सहायक पुरुष एवं महिला 21। ठीक है, 30 किस्में मांगी गई है संपादक में न्यूनतम। ठीक है, तो इस प्रकार से 21 से लगभग 21 से 40 के बीच में, और प्रतिवेदक के लिए न्यूनतम 22 आपकी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं। अब एज में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन भी क्या आपको दिया जाएगा? बिल्कुल से दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या क्या है। 5 वर्ष आपके यहाँ पर अपनी कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल से बिल्कुल नोटिफिकेशन में दिया गया है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, क्या करना है कि मैंने जो आपकी विधान परिषद की वैकेंसी निकली थी उसकी तैयारी कराई थी अनुसेवक पद के लिए, और बहुत से जिन्होंने तैयारी की हमारे साथ जो जुड़े रहे वो बिल्कुल से संतुष्ट रहे। अगर आपको यकीन ना हो तो आप लास्ट वैकेंसीज का पेपर उठाइए और अनुसेवक का पेपर उठाइए, और मैंने पेपर का वीडियो भी अपलोड किया, वो भी जाकर के देखिए, आपको सभी जानकारी के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, और आपके जो सिलेबस होने वाला है उससे रिलेटेड आपको चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूपी सचिवालय भर्ती से रिलेटेड, वहाँ पर मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। वो वीडियो आपके इस भर्ती में भी आपके लिए सहायक होंगे, तो इसलिए आपको ज़्यादा स्टडी मटेरियल यहाँ इधर उधर कहीं पर ढूंढना नहीं है, उन्हीं वीडियो को देख लेना है, आपकी काफ़ी मदद होगी। और भी वीडियोज़ आपके आते रहेंगे तो वो ज़रूर से जाकर देखें। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं देखें तो चैनल पर वो भी अपलोड किए जाने लगे हैं बिल्कुल टाइमली, तो उसको जाकर भी आप ज़रूर से देखें। ठीक है, यहाँ पर लिखा है परीक्षा संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। बिल्कुल मैंने पहले ही बता दिया है कि मेंस के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, अलग से फीस पे करनी होगी, और मेंस में जो आपका एग्ज़ाम होगा वही सेम रोल नंबर होगा सेम। ठीक है, जो आपको प्रारंभिक परीक्षा में दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा आपकी कब आयोजित की जाएगी या फिर प्रारंभिक परीक्षा कब आयोजित की जाएगी, इसकी सूचना आपको वेबसाइट पर दे दी जाएगी, या फिर मैं भी आपको जब अनाउंस होगा तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अच्छा परीक्षा कैसे होगी, क्या करना होगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों, सुरक्षा सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक महिला के पद अतिरिक्त अन्य समस्त पदों हेतु एक ही प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यानी कि सुरक्षा सहायक पुरुष और सुरक्षा सहायक महिला के लिए अलग से प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, बाकी सभी के लिए एक ही प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी।
सुरक्षा सहायक पुरुष एवं सुरक्षा सहायक महिला के पद हेतु प्राथमिक परीक्षा का प्रश्न पत्र पृथक होगा, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, मुख्य परीक्षा सभी पदों के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, प्रारंभिक तो लगभग एक जैसी होगी सबकी, लेकिन जो मुख्य होगी वो सभी पदों के लिए अलग अलग आयोजित की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ विधानसभा के निर्देशानुसार कतिपय पदों को क्लब करके मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जा सकता है। ठीक है, हाँ, तो मेंस आपका अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अब नंबर आ जाता है आपके सिलेबस का, तो चलते बढ़ते हैं सिलेबस की तरफ। चलिए देखते हैं यहाँ पर जो आपका प्री एग्जाम होगा उसमें आपका सिलेबस क्या होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्राप्तांक 100 होंगे और प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे, क्या क्या सब्जेक्ट होगा, देखते हैं। आपके सब्जेक्ट होंगे 2, सामान्य अध्ययन, सामान्य हिंदी। प्रश्नों की संख्या 50-50 यानी 100 और पूर्णांक भी 100 यानी कि 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का टोटल, और टाइम आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। क्या आपका सिलेबस होगा, क्या पाठ्यक्रम होगा। तो सामान्य अध्ययन के लिए आपके 9 टॉपिक हैं। कितने? 9 टॉपिक है। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीय, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अत्यधन यानी कि ये करंट अफेयर्स है आपका, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक क्षमता। ये आपका सामान्य अध्ययन का सिलेबस हो गया। हिंदी का सिलेबस देखते हैं। 5 टॉपिक सेम पिछली परीक्षा की तरह, और 5 टॉपिक के वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जरूर से जा करके देख लिए। वो पर्याप्त मटेरियल है और बड़ी इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो वो वीडियोस हैं ऑलरेडी, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल में, जाकर देखें। विलोम 10 शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध 10 वाक्य, अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द 10 शब्द, तत्सम एवं तद्भव ये आपको बनाना है। तत्सम एवं तद्भव यहाँ पर अलग कर दिया। ठीक है, ये एक नया है, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 10 शब्द, पर्यायवाची शब्द 10 शब्द। ठीक है, ये आपका हो गया प्री का। अब बात कर लेते हैं मेंस का। तो क्या लिखा हुआ यहाँ पर, संपादक के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ संपादक। अच्छा, यहाँ पर मेंस अलग अलग होगा, तो सबके लिए मेंस अलग अलग आयोजित किया जाएगा। तो मेंस का जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर पद के लिए अलग अलग से सिलेबस होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हमें डिटेल से वीडियो बिल्कुल से बनाना बनता है। ठीक है, आपके मन में अभी कोई डाउट, कोई सवाल तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से करें, और सिलेबस की वीडियो का भी इंतजार करें। आपको कल या फिर आज शाम तक सिलेबस का वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं, और जो लोग फॉलो करते हैं वो ये जानते हैं कि वो अगर मैसेज करते हैं तो उनका रिप्लाई उनको जरूर से मिलता है, यानी कि सभी के मैसेज पढ़े जाते हैं। आप यूट्यूब पर भी अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं भी सभी को लाइक जरूर से देता हूँ, यानी कि सभी के कमेंट मैं पढ़ता हूँ। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।